शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आइए आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम विस्तार से बात करेंगे वर्तमान युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत देशभक्त भगत सिंह के जीवन पर। आज हम जिस आज़ादी के साथ सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, वह असंख्य जाने अनजाने देशभक्त शूरवीर क्रांतिकारियों के असीम त्याग, बलिदान एवं शहादतों की नींव पर खड़ी है। ऐसे ही अमर क्रांतिकारियों में शहीद भगत सिंह शामिल थे, जिनका नाम लेने मात्र से ही सीना गर्व एवं गौरव से चौड़ा हो जाता है। उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में एक परम देशभक्त परिवार में हुआ था। सरदार किशन सिंह के घर श्रीमती विद्यावती की कोख से जन्मे इस बच्चे को दादा अर्जुन सिंह व दादी जयकौर ने भागों वाला कहकर उसका नाम भगत रख दिया। बालक भगत को भाग्य वाला बच्चा इसलिए माना गया था क्योंकि उसके जन्म लेने के कुछ समय पश्चात ही स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण लाहौर जेल में बंद उनके पिता सरदार किशन सिंह को रिहा कर दिया गया और जन्म के तीसरे दिन दोनों चाचाओं को जमानत पर छोड़ दिया गया। बालक भगत सिंह में देशभक्त परिवार के संस्कार कूट कूट कर भरे हुए थे। एक बार उनके पिता सरदार किशन सिंह उन्हें अपने मित्र मेहता के खेत में लेकर चले गए। दोनों मित्र बात में मशगूल हो गए। इस बीच भगत सिंह ने खेल खेल में खेत में छोटी छोटी डोलियों पर लकड़ियों के छोटे छोटे तिनके गाड़ दिए। यह देखकर मेहता हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा कि यह क्या बो रहे हो भगत? बालक भगत ने तपाक से उत्तर दिया कि पिताजी, मैं बंदूकें बो रहा हूँ, इनसे अपने देश को आज़ाद कराऊंगा। कमाल की बात यह है कि उस समय भगत की उम्र मात्र 3 वर्ष ही थी। भारत माँ को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले इस लाल की ऐसी ही देशभक्ति के रंग में रंगी अनेक मिसालें हैं। 5 वर्ष की आयु हुई तो उनका नाम पैतृक बंगा गांव के जिला बोर्ड प्राइमरी स्कूल में लिखाया गया। जब वे 11 वर्ष के थे तो उनके साथ पढ़ रहे उनके बड़े भाई जगत सिंह का असामयिक निधन हो गया। इसके बाद सरदार किशन सिंह सपरिवार लाहौर के पास नावाकोट चले गए। प्राइमरी पास कर चुके बालक भगत सिंह को सिख परंपरा के अनुसार खालसा स्कूल की बजाय राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन रोलेट एक्ट के विरोध में देशवासियों की जलियांवाला बाग में भारी सभा हुई। जनरल डायर के क्रूर व दमनकारी आदेशों के चलते निहत्थे लोगों पर अंग्रेजी सैनिकों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश कर दी। इस अत्याचार ने देश भर में क्रांति की आग को और भड़का दिया। भगत सिंह ने अमृतसर के जलियांवाला बाग की रक्त रंजित मिट्टी की कसम खाई कि वह इन निहत्थे लोगों की हत्या का बदला अवश्य लेकर रहेगा। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों से आह्वान किया कि विद्यार्थी सरकारी स्कूलों को छोड़ दें व सरकारी कर्मचारी अपने पदों से इस्तीफा दे दें। उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ रहे भगत सिंह ने सन 1921 में गांधी जी के आह्वान पर डीएवी स्कूल को छोड़ लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में स्थापित नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में आकर भगत सिंह यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, रामकिशन, तीर्थराम, झंडा सिंह जैसे क्रांतिकारी साथियों के संपर्क में आए। कॉलेज में लाला लाजपत राय व परमानंद जैसे देशभक्तों के व्याख्यानों ने देशभक्ति का अद्भुत संचार किया। कॉलेज के प्रोफेसर विद्यालंकार जी भगत सिंह से विशेष स्नेह रखते थे। वस्तुतः प्रोफेसर जयचंद विद्यालंकार ही भगत सिंह के राजनीतिक गुरु थे। भगत सिंह उन्हीं के दिशा निर्देशन में देशभक्ति के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। इसी समय घर वालों ने भगत सिंह पर शादी का दबाव डाला तो उन्होंने विवाह से साफ इनकार कर दिया। जब हद से ज़्यादा दबाव पड़ा तो देशभक्ति में रमे भगत सिंह देश की आज़ादी के अपने मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से 1924 में बीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर कॉलेज से भाग गए। फिर वे केवल और केवल देशभक्तों के साथ मिलकर स्वतंत्रता के संघर्ष में जुट गए। कॉलेज से भागने के बाद भगत सिंह सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, बटुकेश्वर दत्त,
अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। इसी के साथ भगत सिंह उत्तर प्रदेश व पंजाब के क्रांतिकारी युवकों को संगठित करने में लग गए। इसी दौरान भगत सिंह ने प्रताप समाचार पत्र में बतौर संवाददाता अपनी भूमिका खूब निभाई। इन्हीं गतिविधियों के चलते भगत सिंह की मुलाकात भारतीय इतिहास के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद से हुई। भगत सिंह के परिवार वालों ने काफ़ी खोजबीन करके भगत सिंह से लिखित वायदा किया कि वह घर वापस आ जाएं। उस पर शादी करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। परिवार वालों के लिए इस लिखित वायदे व दादी जी के सख्त बीमार होने के समाचार ने भगत सिंह को वापस घर लौटने के लिए बाध्य कर दिया। घर आकर वे पंजाब भर में घूम घूम कर समाज की समस्याओं से अवगत होने लगे। सन 1925 में अकाली आंदोलन ने भगत सिंह को फिर सक्रिय कर दिया। अंग्रेज सरकार ने झूठा केस तैयार करके भगत सिंह के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। भगत सिंह पंजाब से लाहौर पहुंच गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय होकर अंग्रेज सरकार की नाक में दम करने लगे। 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा पार्टी के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से हरदोई से लखनऊ जा रही 8 डाउन रेलगाड़ी के खजाने को लूट लिया गया। इस कांड में कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए भगत सिंह ने भरसक प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हो सकी। मार्च 1926 में उन्होंने लाहौर के समान क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवकों को संगठित करके नौजवान सभा का गठन किया और इसके अध्यक्ष का उत्तरदायित्व रामकृष्ण को सौंप दिया। रामकृष्ण औपचारिक अध्यक्ष थे, जबकि मूल रूप से संचालन भगत सिंह स्वयं ही करते थे। फिर इसकी शाखाएं देश के अन्य हिस्सों में भी खोली गई। जून 1928 में इसी तर्ज पर भगत सिंह ने लाहौर में ही विद्यार्थी यूनियन बनाई और क्रांतिकारी नौजवानों को इसका सदस्य बनाया। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह के कारनामों से बौखलाई हुई थी। वह उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना ढूंढ रही थी। उसे यह बहाना 1927 के दशहरे वाले दिन मिल भी गया। जब भगत सिंह तितली बाग से लौट रहे थे तो किसी ने दशहरे पर लगे मेले में बम फेंक दिया। भगत सिंह पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वस्तुतः पुलिस के इशारों पर वह बम चन्नड़ दिन नामक एक अंग्रेज पिट्ठू ने फेंका था। भगत सिंह को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए उन्हें लाहौर जेल में रखा गया और उसके बाद उन्हें बोस्टल जेल भेज दिया गया। पुलिस की लाख साजिशों के बावजूद भगत सिंह जमानत पर छूट गए। जमानत मिलने के बाद भी भगत सिंह सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते रहे। 8 अगस्त 1928 को देश भर के क्रांतिकारियों की बैठक फिरोज शाह कोटला में बुलाई गई। भगत सिंह के परामर्श पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया। इस बैठक में क्रांतिकारियों ने कई अहम प्रस्ताव पारित किए। एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय आगरा से झांसी कर दिया गया। भगत सिंह ने कई अवसरों पर बड़ी चालाकी से वेश बदलकर अंग्रेज सरकार को चकमा दिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचे साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में भगत सिंह सहित समस्त क्रांतिकारियों व देशभक्त जनता ने डटकर किया। पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई में लाला जी को गंभीर चोटें आई और लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। 17 नवंबर 1928 को लाला जी स्वर्ग सिधार गए। क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। इस कार्यवाही के सूत्रधार स्कॉट को मारने के लिए क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को व्यूह रचा, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स धोखे में मार दिया गया। इस काम को भगत सिंह ने जयगोपाल, राजगुरु आदि के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद तो पुलिस भगत सिंह के खून की प्यासी हो गई। आगे चलकर इन्हीं देशभक्त व क्रांतिकारी भगत सिंह ने कुछ काले बिलों के विरोध में असेंबली में बम फेंकने जैसी ऐतिहासिक योजना की रूपरेखा तैयार की। क्रांतिकारियों से लंबे विचार विमर्श के बाद भगत सिंह ने स्वयं बम फेंकने की योजना बनाई, जिसमें बटुकेश्वर दत्त ने उनका सहयोग किया। बहरों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को निश्चित समय के पूर्व तय योजना अनुसार असेंबली के खाली प्रांगण में हल्के बम फेंके।
समाजवादी नारे लगाए, अंग्रेजी सरकार के पतन के नारों को बुलंद किया और पहले से तैयार छपे पर्चे भी फेंके। योजना अनुसार दोनों देशभक्तों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया ताकि वे खुलकर अंग्रेज सरकार के न्यायालयों के जरिए अपनी बात समझा सकें। 7 मार्च 1929 को मुकदमे की सुनवाई अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मिस्टर पुल की अदालत में शुरू हुई। दोनों वीर देशभक्तों ने भरी अदालत में हर बार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने पक्ष को रखा। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत मामला बनाकर सेशन कोर्ट को सौंप दिया। 4 जून 1929 को सेशन कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। दोनों पर गंभीर आरोप लगाए गए। क्रांतिकारी भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने हर आरोप का सशक्त खंडन किया। अंत में 12 जून 1929 को अदालत ने अपना 41 पृष्ठीय फैसला सुनाया, जिसमें दोनों क्रांतिकारियों को धारा 307 व विस्फोटक पदार्थ की धारा 3 के अंतर्गत उम्र कैद की सजा दी। इसके तुरंत बाद भगत सिंह को पंजाब के मियावली जेल में और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इन क्रांतिकारियों ने अपने विचारों को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। अंततः 13 जनवरी 1930 को हाई कोर्ट ने भी सुनियोजित अंग्रेजी षड्यंत्र के तहत उनकी अपील खारिज कर दी। इसी बीच जेल में भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान सैंडर्स हत्या केस की सुनवाई शुरू की गई। एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया। अपने मनमाने फैसले देकर अदालत ने भगत सिंह के साथ राजगुरु व सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराकर सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने फैसले के विरुद्ध 14 फरवरी 1931 को पुनः हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। जेल में भगत सिंह को उनके परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया गया। भगत सिंह का अपने परिवार के साथ अंतिम मिलन 3 मार्च 1931 को ही हो पाया था। इसके 20 दिन बाद 23 मार्च 1931 को जालिम अंग्रेजी सरकार ने इन क्रांतिकारियों को निर्धारित समय से पूर्व ही फांसी के फंदे पर लटका दिया और देश में कहीं क्रांति न भड़क जाए, इसी भय के चलते उन शहीद भक्तों का दाह संस्कार भी फिरोजपुर में चुपके चुपके कर दिया। इस तरह सरदार भगत सिंह शहीद आजम के रूप में भारतीय इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। कल भी सरदार भगत सिंह सबके आदर्श थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, क्योंकि उन जैसा क्रांतिवीर न कभी पैदा हुआ है और न कभी होगा। उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर चलकर ही कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकता है। वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भारत के जिद्दी एवं जुनूनी नौजवानों के रूप में शहीद आजम भगत सिंह आज भी जिंदा हैं। आइए उनके नाम पर प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शहीद भगत सिंह सेवा संस्थान के साथियों द्वारा शहीद आजम की शहादत पर आजमगढ़ के शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने, दौड़ प्रतियोगिता और तिरंगा यात्रा आयोजित कर नौजवानों का हौसला अफजाई करने वाले कार्यक्रमों के संयोजक नीरज यादव को सुनते हैं। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, इसी ग्राउंड पर 23 मार्च को मां भारती के वीर सपूत भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव साहब की शहादत दिवस मनाई जाएगी। ग्राउंड की मरम्मत कराई जा रही है। अब देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। हम चाहते हैं कि ऊपर प्रदीप दिखाएं आप लोगों को। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड बनवा दिया गया है। और इसी दिन हमारे ज़िले में जितने भी फौजी शहीद हुए हैं, सभी फौजियों के परिवारों के लिए शहीद सम्मान समारोह का भी आयोजन हो रहा है। ये पहला ऐसा अवसर है जब शहीदों के नाम पे इतना बड़ा कोई कार्यक्रम कराया जा रहा है। और दौड़ प्रतियोगिता भी साथ में रखी गई है, तिरंगा यात्रा भी है, रक्तदान कैंप भी है। जो भी साथी हमारे आसपास के हों वो कृपया करके 23 मार्च को आजमगढ़ लंगड़ा बाबा ग्राउंड जहानागंज के 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, ग्राउंड पर जरूर आए और शहीदों को वास्तविक श्रद्धांजलि देने का कार्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।